हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं नक्सलिज्म के बारे में। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विक्रम मिस्री साहब ने जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स हैं उनको एक ब्रीफिंग प्रोवाइड की है। तो भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक स्टैंड है, जो ऑफिशियल पॉइंट्स हैं, वो आज हमारे टेबल पर हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर पोर्ट्स जो हैं ये सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई की यात्रा पर गए, इजराइल को स्किप किया, तो ये विषय पर हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ब्रिक्स और भारत पर इसकी क्या इंपैक्ट होने वाली है। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन रूरल इंडिया प्ले ए पिवोटल रोल इन रिवर्सिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस? डिस्कस रूरल इंडिया, कैसे ग्रामीण भारत जो है वो हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी की क्राइसिस चल रही है उसको रिवर्स करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। मेंस एग्जामिनेशन में आराम से आपको इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अब इस विषय के बारे में डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि 22 मई 2025 को पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये जो 22 मई वाला जो दिन है इसकी एक थीम भी है इस साल की। व्हाट इज द थीम? थीम है, याद रखना, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर एवरी वन ऑफ यू, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, थीम है हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों, रूरल इंडिया जो है, इट इज central to reversing India's biodiversity crisis and achieving sustainable development। क्यों? नंबर वन चीज जो है दैट इज कि हमारे देश की जो आज भी मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कहां पर रहती है? ग्रामीण भारत में रहती है। दूसरी चीज, बैकग्राउंड में आप इमेज दिख रहे हैं, ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी होती है? खेती बाड़ी की, फार्मर्स। और जब हम फार्मर्स की बात करें तो वी हैव टू पे अटेंशन, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेल्स, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट फीमेल्स एज वेल। दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पर रहती है। सबसे बड़ी एक्टिविटी जो होती है दैट इज खेती बाड़ी। और जो किसान हैं, जो ये जो फार्मर्स हैं, वो डायरेक्टली ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, वो नेचर के साथ ही काम करते हैं। तो अगर हम हमारे किसानों को एम्पावर करें, दैट मीन्स हम हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर एम्पावर करें, तो ये एक बदलाव जो है, एक चेंज जो है, उसके एक बहुत बड़े एजेंट साबित हो सकते हैं। बदलाव के एजेंट्स ऑफ चेंज। और ये जो किसानों को एजेंट्स ऑफ चेंज बनाने की बात है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं पूरी दुनिया को, राइट। इसी के साथ साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको कहते हैं KMGBF। इसका फुल फॉर्म है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को एक लैंडमार्क फ्रेमवर्क कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि दिसंबर 2022 की बात है जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, COP15। मैं पेरिस एग्रीमेंट की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। पे अटेंशन हियर, दिस वाज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 15th जब मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में ये KMGBF जो है, ये फ्रेमवर्क जो है, इसको अडॉप्ट किया गया। और ये जो KMGBF है, इसको जब हम
नेचर की बात करें, कुदरत की बात करें, जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, तो जैसे पॉल्यूशन या फिर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट को एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट माना जाता है, वैसे ही ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की दिसंबर 2020 की ये एडेप्शन हुआ जो फ्रेमवर्क का, तो इसको पेरिस एग्रीमेंट ही माना जाता है। दिस इज पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ जुड़ी हुई बेसिक सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है। नाउ कमिंग बैक टू आवर किसान, हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना दोस्तों, तो उस समय पर हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यूएसए से मंगवानी पड़ती थी। वहाँ से चावल गेहूँ आते थे, राइट, थोड़े बहुत चावल अलग अलग जगहों से आते थे। रीज़न इस हमारे यहाँ पर ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन हमारी प्रोसेस जो है खेती बाड़ी करने की, मीन्स कैनाल की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं होने के बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। इलिटरेसी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा थी। तो इंडिया वॉज नॉट एबल टू फीड सेल्फ, हम अपना खुद का पेट ना भर नहीं सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर उस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है, उसको हमें लॉन्च करना पड़ा। और ये हरित क्रांति जब आई तो उससे फूड सिक्योरिटी धीरे धीरे हमने अचीव कर ली। लेकिन हरित क्रांति जो है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहे हैं। इसमें जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन है, सॉइल काफ़ी डिग्रेड हो गई। इसके साथ पानी का बहुत ज़्यादा हम उपयोग करने लगे, तो इसकी वजह से बहुत सारा पानी, बहुत सारी जगहों पर ग्राउंड वाटर जो है वो ख़त्म होने लगा है, राइट, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। एंड देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस एज वेल। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा क्योंकि केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, खेती बाड़ी में मोनोकल्चर को ज़्यादा जोर दिया गया, जीएमओ सीड्स, ये सारी चीज़ें। और आज ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, देखिए उस समय पर इसका इंपॉर्टेंस था, उस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन ही हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था। लेकिन आज जब हम देखते हैं, तो चलो उस समय की बात ठीक है, लेकिन आज वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। और क्योंकि आज इनपुट कॉस्ट आप देख लीजिए इतना बढ़ चुका है, आपको फर्टिलाइजर्स, ये वो, कितनी सारी चीज़ें किसान को खरीद कर डालनी पड़ती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी खेती बाड़ी की कि किसान जो है वो सारी चीज़ें रिटेल में ख़रीदता है, रिटेल प्राइस में ख़रीदता है, और सारी चीज़ें जो हैं वो होलसेल प्राइस में बेचता है। ऐसा होता ही नहीं है, दूसरे किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो हम होलसेल में चीज़ें खरीदेंगे और रिटेल में बेचेंगे। किसान सारी चीज़ें रिटेल में खरीदेगा और होलसेल में सारी चीज़ें बेचेगा। तो ये इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनका तो बस गुजारा चल रहा है, दे आर नॉट उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ। जहाँ थे वैसी ही सिचुएशन है, लंबे समय से यही चीज़ हो रही है। लेकिन हमारे किसानों के पास जो नॉलेज है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की है, आजकल मैं कई बार आजकल इन द सेंस कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गुजराती न्यूज़ की मैं अगर बात करूं, तो कई बार गुजरात के अलग अलग किसानों को दिखाया जाता है उसमें, गुजराती न्यूज़ चैनल्स में या फिर गुजराती प्रोग्राम्स में। एंड आई एम श्योर ये चीज़ें हर एक राज्य के अंदर ये चीज़ें हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसे रोल मॉडल किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो काउ डंग्स होते हैं, गाय और भैंस का जो गोबर है, तो उसका फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर कितनी सारी चीज़ें वो पैदा करते हैं, हेल्थ भी अच्छी रहती है, मिट्टी की, पानी की भी कम आवश्यकता रहती है। तो ये कुछ हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ये ऑलरेडी सस्टेनेबल ही थी, इसमें हम ज़मीन को डैमेज नहीं करते थे। ये सारी जो ऑर्गेनिक आजकल चल रही है, एक लंबे समय से ये एक ऑर्गेनिक का जो ट्रेंड चल रहा है, ये ऑर्गेनिक खेती हमारे किसानों को हमें सिखानी पड़ रही है। दिस इटसेल्फ इज ए बिग क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज द राइट वर्ड, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई हमारे दादा परदादा जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती ही करते थे, फिर हम ये सारे केमिकल्स पर चढ़ गए और अब हमें इनसे अगर दूर जाना है तो ऑल वी हैव टू डू इज जो हमारे फोर फादर्स करते थे वही चीज़ों को हमें फिर से इंप्लीमेंट करना है। आज चीज़ें थोड़ी अलग हैं, वी हैव वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं पहले के मुकाबले। तो पुरानी जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस या फिर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको आज अगर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत बड़े सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं। सीड सेविंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं, इनको फिर से
किसानों को हमें इन चीज़ों को लेकर फिर से री एजुकेट करना है, दैट्स इट। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, इसके लिए वी नीड रूरल कम्युनिटीज़। हमें किसानों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी जो नॉलेज है उनको फिर से रीएक्टिव करना पड़ेगा, फिर उनको लीडरशिप या फिर रिस्क टेकिंग थोड़े वो स्वभाव के हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सर्कस। सर्कस में क्या होता है, जो ऊपर करतब करते हैं ना, सर्कस हम सब ने देखा है, तो जो करतब करते हैं ऊपर, क्या कहते हैं उसको, ट्रैम्पोलिन। तो वो जो करतब करते हैं वो 10 साल 15 साल से भी अगर कोई कर रहा है, आप नीचे जो सेफ्टी नेट है उसको हटा देंगे तो वो करतब नहीं कर पाएगा। क्यों कर रहा है वो करतब? क्योंकि नीचे सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट है तो ही विल टेक रिस्क, वो सारी चीज़ें करेगा। सेम थिंग गोज विथ आवर किसान एज वेल। अगर हम उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार प्रोवाइड करती है कि भाई अगर नुकसान होगा तो डोंट वरी, वी विल लुक आफ्टर यू, देन किसान विल बी एबल टू टेक हायर रिस्क। तो ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हमें हमारी पॉलिसीज डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जो KMGBF है उसके टारगेट्स को अचीव करने के लिए वी नीड टू डिज़ाइन पॉलिसीज इन सच ए वे कि हम हमारे किसानों को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। फिर सिविल सोसाइटी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जो है तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर किसानों की मदद करें, लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मदद करें। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रोवाइड करेंगे तो नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो धीरे धीरे करके हमारे देश में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा विजन ये होना चाहिए कि रूरल इंडिया में जो गांव हैं, जो फील्ड्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ों को हमें फिर से रिवाइटलाइज करना है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हमें ग्लोबल लेवल तक ले जाना है, और जो कुदरत के साथ हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इस साल की थीम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 2 माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट कश्मीरी महिलाएं। हाउ डज टेररिज्म इम्पैक्ट द लाइवलीहुड्स and empowerment of women in Kashmir? Discuss with reference to the Pahalgam attack. 26 लोगों की हत्या की गई, 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए इस टेररिस्ट अटैक में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कश्मीर का जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म की जो सीज़न थी वो, और लोकल कम्युनिटीज़, इनकी हालत ख़राब हो गई। अभी कोविड के बाद, आफ्टर कोविड मीन्स अभी बस कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा ही हो रहा था, तब जाकर पाकिस्तान ने इस प्रकार का अटैक किया। ये बहुत ही सोच समझकर प्लान करके ये पहलगाम का टेरर अटैक करवाया गया, ताकि कश्मीर को ग्लोबली हमेशा हॉट टॉपिक रखा जाए। दूसरी चीज़ है कि वहाँ के लोगों के अंदर एक भय पैदा किया जाए, फिर देश के लोगों के अंदर एक भय पैदा किया जाए। सरकार जो है, भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को ये बताया जाए कि भाई चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स को देखते हुए इस टेरर अटैक को प्लान किया गया। अब कश्मीर के बारे में हम सब जानते हैं कि टूरिज़्म प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और टूरिज़्म जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि बड़ी होटल्स। टूरिज़्म जो है ये वहाँ की जो महिलाएं हैं, कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनके एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। नाउ आई वुड लाइक यू गाइज टू सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जब एक महिला का एम्पावरमेंट होता है, तो हमने कई बार डिस्कस किया ना, इस चीज़ को समझा है कि पूरा परिवार जो है वो एम्पावर होने लगता है। महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी उनकी, उनको विजिबिलिटी मिलेगी, उनका इंपॉर्टेंस जो है वो समाज और परिवार को पता चलेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा उनका। एंड वी हैव सीन दिस थिंग, एंड रिसर्च ने ये प्रूव की है चीज़ें कि जब महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन, परिवार के हेल्थ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। वो अच्छी सब्ज़ी खरीदेंगी, वो न्यूट्रिशियस फूड खरीदेंगी, बच्चों को अच्छी ट्यूशन्स और हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा देखने को मिली हैं। तो पूरा एक कश्मीर का ग्रास रूट लेवल से जो समाज है उसमें एक पॉजिटिव बदलाव अभी स्टार्ट ही हुआ था। और कश्मीर की जो महिलाएं हैं तो वो होम स्टेज, जब यहाँ से परिवार जो हैं वो घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे सिस्टम है कि होम स्टेज है कि आपका घर है तो आपके पास लेट्स से 3 कमरे हैं,
तो इफ़ यू आर लिविंग इन वन कमरा, तो आप दूसरे 2 कमरे जो हैं वो कुछ समय के लिए होटल के तौर पर ऐसे किराए पर देंगे। तो लोग परिवार जब आएंगे तो आपके उन कमरों में ठहरेंगे, राइट। यू विल प्रोवाइड देम फूड एंड एवरीथिंग, और उसकी जो भी एक प्राइस है दे विल पे इट टू यू। फिर महिलाएं क्राफ्ट्स क्रिएट करती हैं, फूड स्टॉल्स हैं, राइट, दूसरे वर्कशॉप्स हैं, ये कहवा बनाना, ये सारी चीज़ें, चाय बेचना, शॉल्स बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्ट, दिस वॉज ए सॉर्ट ऑफ सिंबल ऑफ रेजिलियंस कि कश्मीर के लोग जो हैं दे आर स्टैंडिंग बैक ऑन देयर फीट। तो ये अटैक जो हुआ है डेफिनेटली, जो वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने के लिए गए थे, राइट, जो टूर पर गए थे, पिकनिक के लिए गए थे, वेकेशन पर गए थे, तो उनका तो परिवार हमेशा हमेशा के लिए, जो लोग अब नहीं रहे हैं तो उनका परिवार तो हमेशा के लिए डैमेज हो गया। जो इंजर्ड हुए वो भी डैमेज हुए। लेकिन कश्मीर की महिलाओं पर इसकी जो इम्पैक्ट आई है, इस पर इतनी कोई ख़ास रोशनी नहीं डाली गई है। एक टेररिस्ट अटैक ने इतने सालों की जो मेहनत की गई थी, इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, बस एक ही दिन में पानी फेर दिया। Kashmir's instability crushes livelihoods, with women bearing the brunt due to lack of safety nets. Now again, safety nets का क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते हैं। अब मैंने सर्कस वाली जो बात बताई फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई, सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। उनके जो सपने हैं, उनकी जो डिग्निटी है वो गई, उनके सपने जो है वो खत्म हो गए। एम्बिशन जो थे उनके, वो फियर और अनसर्टिनिटी से रिप्लेस हो चुके हैं। Preserving peace in Kashmir is essential to protect livelihoods, empower women, and sustain hope for recovery. Moving on to next topic, number 3. How does Trump's Arabia visit impact the future of BRICS and India's strategic position within it? Discuss. तो यहाँ पर मिडल ईस्ट का मैप आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यू कैन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हियर लाइक सऊदी अरेबिया यहाँ पर हैं, येमेन है, देन यू हैव ओमान हियर, यूएई, कतर, इराक देख सकते हैं, ईरान यहाँ पर है, यू कैन सी सीरिया यहाँ पर, राइट, ये जॉर्डन रहा, ये रहा इज़राइल, एंड देन पैलेस्टाइन, राइट। तो ये वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, सऊदी अरेबिया प्रीडोमिनेंटली। तो सऊदी अरेबिया विजिट पर गए, रियाद में मीटिंग्स हुई पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देन यू हैव यूएई एंड कतार एज वेल, राइट। सीरिया के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज की डिस्कशन में। तो ये जो विजिट है ट्रम्प साहब की, इस विजिट में उन्होंने ब्रिक्स को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स के जो देश हैं, यू नो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के डीपर इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूं, ये कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं है, नया ग्रुप नहीं है, पुराना ग्रुप है। ब्रिक्स बेसिकली क्या था कि जब हमारे ये देश जो है ना, ये ब्रिक्स वाले देश और इसके साथ साथ दूसरे देश जो हैं वो जब एक डेवलपिंग देश की कैटेगरी में आते हैं, तो ये आईएमएफ का हमने देखा कुछ दिनों पहले, हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को पैसे दिए गए, तो सबसे बड़ा जो वोट है वो किसके पास है, 16% जितना यूएसए के पास है। तो ये ब्रेटन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो इनमें हमेशा से यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड का दबदबा रहा है। तो डेवलपिंग देशों ने सोचा कि भाई हम अपना एक ग्रुप बनाएं। ये G7 और G8 और ये सारी चीज़ें चल रही थी, पहले G8 था, फिर G7 हो गया। तो ये डेवलप्ड देश जो हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो डिसीजन वो लेते हैं और पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ता है। तो वी नीड ए ग्रुप एज वेल। तो ये ब्रिक्स ग्रुप जो है उसका जन्म होता है। फिर धीरे धीरे ब्रिक्स बैंक बनी, फिर धीरे धीरे करके ये देश जो हैं वो, अभी चलो चाइना और इंडिया के बीच में इश्यू चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही थी। बट अब यहाँ पर जो ट्रम्प हैं, पोटस, उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स के देश अपनी खुद की कोई करेंसी, कॉमन करेंसी के बारे में अगर सोच रहे हैं, इफ़ दे विल लॉन्च कॉमन करेंसी टू ट्रेड बिटवीन देमसेल्व्स, तो फिर ये सारे देशों पर मैं 100% टैरिफ जो है वो लगा दूंगा, ऐसी धमकी उन्होंने दी थी। अभी इस विजिट के दौरान यूएसए के गल्फ नेशंस के साथ जो रिलेशन है ये और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आज हम इस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। और गल्फ स्टेट्स जो हैं
दे आर मूविंग टूवर्ड्स यूएसए मोर। ये ब्रिक्स के भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन रहे थे, लेकिन अब वे फिर से यूएसए की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ दूर और यूएसए की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इंडिया सीक्स ए ट्रेड डील विथ यूएस एमिड ब्रिक्स टेंशंस एंड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स। बहुत सारी चीज़ें ट्रम्प साहब ने ऐसा भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इश्यू हुआ था, तो इसमें जो समाधान है या फिर ये जो सोल्यूशन है वो हमने निकाला है, सीज़ फायर हमने करवाया है। भारत ने इसको कह दिया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑफिशियली भारत ने ये कह दिया है। भारत के लिए यूएस एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, $129 बिलियन का व्यापार किया हमने लास्ट ईयर 2024 में। सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अभी 90 डे का पॉज लगा है, तो इसमें टैरिफ को लेकर चीज़ें जो हैं वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अभी यूके के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट इन पाइपलाइन आई बिलीव इज़ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। तो सऊदी अरेबिया के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, तो सऊदी अरेबिया में डिफेंस की एक बहुत बड़ी डील हुई, $142 बिलियन की डील हुई है। दिस इज लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, $142 बिलियन की, और $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। तो बहुत बड़ी डील सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में हुई है। इजराइल जो है, इसकी विजिट पर ट्रंप साहब नहीं गए, क्योंकि लगता है इजराइल से थोड़ा वो नाराज चल रहे हैं। इजराइल अभी यूएसए जो कह रहा है वो कंप्लीटली वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी नाराज़गी जो है वो चल रही है इनके और इजराइल और यूएसए के बीच में व्हेन इट कम्स टू दिस गाजा वाला इश्यू। तो वो इजराइल की विजिट पर नहीं गए, लेकिन सऊदी अरेबिया की विजिट में उन्होंने ये चीज़ की। और इसी के साथ साथ सऊदी वॉज लुकिंग फॉर ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन इस चीज़ पर यूएसए ने मना कर दिया कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, फिर खतरा है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। कतर के साथ बात करें तो कतर जो है ये यूएसए का सबसे इम्पोर्टेंट एक देश है व्हेन इट कम्स टू गल्फ कंट्रीज। यूएसए का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है दैट इज इन कतर। अगर आप एक लंबे समय से इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो यू नो दिस थिंग राइट, कि ये जो हमास के लीडर्स कतर चले जाते थे और कतर को कोई ये यूएसए और कोई देश नहीं कहता था, उसके पीछे रीज़न है कतर ने अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रख दिया है। यूएसए का सबसे बड़ा बेस यहाँ पर है। मीन्स अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस होते थे तो बहुत सारी चीज़ें इसी बेस में से वहाँ पर आती थी। तो पूरे इस क्षेत्र पर यूएसए का दबदबा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कतर में ये जो एक बहुत बड़ा बेस है, दैट्स द रीज़न। तो कतर ने जो डील की है दैट इज़ ऑफ $96 बिलियन। इसमें 210 बोइंग के प्लेन्स खरीदेगा, और बदले में कतर ने गिफ्ट भी दी है, एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, एयरफोर्स वन, यानी कि यूएसए के पोटस का जो प्लेन है ना, इसको एयरफोर्स वन कहते हैं। तो इसमें कोई बोइंग 747-8 जो है जेट, ये एक बहुत लग्जरियस ऐसा गिफ्ट किया है कतर ने। तो यहाँ पर ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को लेकर जो हैं वो कोऑपरेशन जो है वो आगे बढ़े हैं। यूएई के साथ एआई और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो है उसमें यूएसए आगे बढ़ा है। यूएई को कुछ एडवांस चिप्स की ज़रूरत थी, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो एक्सेस है यूएसए की माइक्रो चिप्स का, तो इसमें मना कर दिया है। लेकिन कुछ एडवांस चिप्स जो है वो दी जाएगी। एक 5 गीगावाट का जो वहाँ पर एक डेटा सेंटर बन रहा है, हमने देखा था ना कि उसके लिए जो चिप्स चाहिए, तो ये सारी चिप्स जो है वो यूएसए यूएई को प्रोवाइड करने वाला है। सीरिया, ट्रम्प्स सीरिया विजिट ओपन्स अप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गल्फ स्टेट्स। सीरिया में उनकी मुलाकात हुई। एक समय पर अलकायदा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी माना जाता था बाय यूएसए, उनके ऊपर कुछ $10 मिलियन की बाउंटी भी थी, लेकिन अब वो सीरिया के हेड हैं, सीरिया के गवर्नमेंट के हेड हैं, इज़ द मेन लीडर राइट। तो उनके साथ ट्रम्प साहब की एक मीटिंग भी हुई, और ये जो मीटिंग है तो इससे बेसिकली ये हुआ है कि अब सीरिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं, ये सैंक्शंस यूएसए हटाएगा, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी ये सारे देशों के लिए, यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा के लिए है कि इसको फिर से सीरिया को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन इमेजिन, स्क्रैच से ही पूरा खड़ा करना है इसको। तो इसमें बहुत सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए यहाँ पर क्रिएट कर रहा है राइट। तो ये सीरिया की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना,
तो ये गल्फ स्टेट्स के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद ये सारे देश जो हैं वो अभी उनको डायरेक्टली इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, तो वाई दे विल इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन ब्रिक्स, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू ब्रिक्स। यूएसए के साथ एंगेजमेंट चल रही है, ट्रेड प्रेशर्स हैं, लेकिन हमारे जो ब्राज़ील में हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं is going to visit Brazil, means in fact he was in Brazil, वो already जा चुका, I think 22nd May को he was there for this BRICS energy ministers meeting। तो इसमें एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर सस्टेनेबल जो कोलैबोरेशंस करने, तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। तो यूएसए जो है इट लिवरेजेस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज ये सारे देशों के साथ टू वीकन ब्रिक्स एंड स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और इसी के साथ साथ ब्रिक्स को कमज़ोर करने के लिए यूएसए ने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज जो हैं उसका इस्तेमाल किया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रीज ब्रीफिंग टू पार्लियामेंट ऑन इंडियाज रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। यहाँ पर ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बताई हैं। कहा कि 26 सिविलियंस जो हैं उनकी हत्या की गई बाय दिस टेरर अटैक, पहलगाम टेरर अटैक, राइट। और फिर भारत ने टेररिस्ट सेंटर्स जो हैं पीओके में और पाकिस्तान में उस पर स्ट्राइक की है, सिविलियंस पर हमने स्ट्राइक नहीं की है। जो न्यूक्लियर थ्रेट की बात है, इस चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली बता दिया है कि भाई पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की हमें न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी थी, ऑफिशियली कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी थी। मीडिया में जाकर जो भी बात चल रही हो वो बातें यहाँ पर नहीं हो रही, मीडिया में तो बहुत सारी बातें हुई होगी। विक्रम मिश्री साहब ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जयशंकर साहब को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि जयशंकर साहब ने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में भी कहा कि यह फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात जयशंकर साहब ने नहीं की है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री क्लैरिफाइड की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स ड्यूरिंग हिज ब्रीफिंग टू एमपीज। हमने ये भी कहा है कि वी बिलीव इन शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी इश्यूज हैं, इन इश्यूज को ये दो देश बायलैटरल ही सॉल्व करेंगे। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी अलाउड या थर्ड पार्टी का मीडिएशन, चाहे वो ग्रुप हो, लेट्स से वर्ल्ड बैंक, चाहे मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं है, दिस इज अबाउट शिमला एग्रीमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक है, लेकिन भारत पाकिस्तान के वॉर के इश्यूज हैं, टेररिज्म का इश्यू है, जो भी है, तो इसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे एज पर शिमला एग्रीमेंट। थर्ड पार्टी यूएसए भी अलाउड नहीं है, यूएन भी अलाउड नहीं है, यूएनएसए भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो हमने फिर से रीइटरेट की है कि भाई वी स्टिल आर पार्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट और पाकिस्तान के साथ हम डायरेक्टली बात करेंगे। इसी के साथ ये भी चीज़ क्लैरिफाई की है कि हमने ये जो सीज़ फायर किया है तो वहाँ के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे डीजीएमओ को कहा था कि भाई आप ये होल्ड करवा दीजिए। तो फिर उसके बाद हुआ है यूएसए का जो क्लेम है ना, ये क्लेम भारत ने रिजेक्ट किया है। फिर से यूएसए का मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि भाई उन्होंने कहा था तो इसलिए ये चीज़ की। The global community's muted response highlights challenges in holding Pakistan accountable for state-sponsored terrorism. जहाँ तक मुझे पता है इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसने खुलेआम कहा है कि भाई भारत की हम खुलेआम मदद कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट इंडिया इन दिस थिंग। बाकी सारे देशों ने उतना कोई ऐसा भी कोई टफ स्टैंड जो है वो पाकिस्तान को लेकर नहीं लिया है। पछताएंगे ये सारे देश, आज भी यूके, यूएसए, ये सारे देश जो है ना, दे आर प्लेइंग दिस गेम विद टेररिज्म। चाइना है, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, यू नो। लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू कीप ऑन कैंपेनिंग। हमें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना ही पड़ेगा, एंड दिस इज द रीज़न कि इतनी बड़ी टीम बनाकर हम अलग अलग देशों में भेज रहे हैं। 33 देशों में हमारे एमपीज जो हैं वो विजिट करेंगे, और भारत की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम हमारी सेल्फ को क्लियर करें और बताएं कि भाई पाकिस्तान के साथ रहना जो है हाउ डिफिकल्ट इट इज़। So the episode underscores the importance of balancing military action के साथ साथ diplomatic engagement जो है उसका भी उतना ही important role है। दोनों का बैलेंस, फाइन बैलेंस रखकर हमें चलना है, right? Moving on to the last topic of the day, this one is about Naxalism. How does the elimination of Basawa Raju impact India's strategy to combat Naxalism? Discuss. एक बसावा राजू करके एक बहुत बड़ा नक्सल लीडर था,
उसको हंट डाउन किया गया है, राइट। ही वॉज द हाईएस्ट रैंकिंग माओइस्ट पिछले दशकों में। अगर आप देखेंगे 2-3 दशकों की बात है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई लीडर था जिसको अभी मार गिराया है तो दैट इज दिस बसावा राजू। तो इससे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसका एक मोरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। और भारत की जो एक नक्सलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है, तो उसमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमने अचीव किया है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है। बसावा राजू के साथ साथ दूसरे 26 ऐसे नक्सली जो हैं उनको भी मार गिराया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आई थिंक फ्यूचर में इस पर कोई सीरीज भी आएगी, पहलगाम अटैक पर भी कोई सीरीज या फिर डॉक्यूमेंट्री बनेगी, आई एम श्योर। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, तो इसमें 54 लोगों को अरेस्ट किया गया, 84 ने सरेंडर कर दिया। एंड डियर फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक वक्त था जब हमारे देश के 160 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसमें नक्सलिज्म था। आज 18 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। 160 डिस्ट्रिक्ट्स में से कम होकर आज 18 डिस्ट्रिक्ट्स में ही नक्सलिज्म है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आपको यकीन नहीं होगा, IAS ऑफिसर्स जो है ना, उनको किडनैप कर लेते थे ये लोग। आप देखिएगा, आई थिंक ये बात मैं कर रहा हूँ 2012-13 की बात है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। एक IAS ऑफिसर थे, वॉज वेरी डेयरिंग ऑफिसर, कलेक्टर थे। व्हाट्स द नेम, छत्तीसगढ़ का कौन सा वो नाम है, भूल गया मैं। इट्स अ वेरी हॉट स्पॉट ऑफ दिस नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, गूगल कर लेना आप, आपको मिल जाएगी ये डिटेल्स। उनको कुछ 7-8 दिनों तक, 10 दिनों तक उनको IAS ऑफिसर कलेक्टर को किडनैप करके रखा था। तो ऐसा आतंक था। 180 में से 160 डिस्ट्रिक्ट में से आज 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यू कैन इमेजिन के और कितने सारे हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, राइट। टेररिस्ट से भी बड़ा ये खतरा था। मनमोहन सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक समय पर ये बात को भी स्वीकारा था कि इंडिया बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज अगर कोई था तो दैट वाज नक्सलिज्म। टेररिज्म से भी ज़्यादा कश्मीर का जो इश्यू है ना, उससे भी बड़ा इश्यू था ये नक्सलिज्म। 160 डिस्ट्रिक्ट्स, तो यू कैन इमेजिन हमारे देश में लगभग 550 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 160 डिस्ट्रिक्ट में ये हैं, तो यू कैन इमेजिन। एक रीज़न दूसरा ये भी था, डेवलपमेंट का जो अभाव है या फिर अभाव जो था, उसकी वजह से नक्सलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता था। एक कोरिलेशन भी है, जहाँ जहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है, जहाँ जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा, वहाँ वहाँ से नक्सलिज्म जो है वो जाने लगा। तो डेवलपमेंट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ नक्सल आइडियोलॉजी इन अफेक्टेड रीजन्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एजुकेशन आए, जॉब्स आए, बिजनेसेस हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, राइट। ये सारी चीज़ें जब ऐसे एरियाज़ में मिलने लगेगी तो फिर से ये नक्सल आइडियोलॉजी जो है वो पैदा नहीं होगी, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कॉम्बैटिंग नक्सलिज्म रिक्वायर्स अ ड्यूअल अप्रोच। एक तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस आपको कंडक्ट करने हैं और दूसरी चीज़ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी साथ में करते जाने हैं, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।